नमस्ते छात्र मित्रों। आज मैं आपको विषय हिंदी और उसका व्याकरण और व्याकरण का एक टॉपिक जो कि है विराम चिन्ह वो सिखाने वाली हूँ। विराम चिन्ह हम कई बार बोलते वक्त रुकते हैं, उसे आराम कहते हैं, विराम कहते हैं। तो वो हम बोलते वक्त रुकते हैं वो समझ में आता है। कई बार हम बोलते वक्त कई बार थोड़ी जगह पे ज्यादा रुकते हैं या कम रुकते हैं, वो बोलते वक्त तो समझ में आता है, लेकिन लिखते वक्त कैसे समझ में आना चाहिए। तो उन चिन्हों को जो चिन्हों का स्वरूप हमें दिया गया है लिखते समय, तो उन्हें कहा जाता है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ ही होता है आराम, और वह चिन्ह के रूप में देने हैं तो उन्हें कहा जाता है विराम चिन्ह। तो ऐसे कुल 11 विराम चिन्हों की जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। हमें इस दरमियान जो अभी चल रहा है, घर पे रुकते हुए हमें सिर्फ विराम नहीं करना है, तो उस विराम का अच्छी तरह से हमें फायदा भी लेना है और इसीलिए पढ़ाई पर फोकस करना है। भाषा कौन सी भी हो, वह हिंदी हो, मराठी हो, अंग्रेजी हो, हर एक भाषा में छात्रों को कई बार ये परेशानी होती है कि हम जब लिखते हैं तब कौन से वक्त पे कहाँ पर कौन सा चिन्ह देना है, वही जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो विराम चिन्ह में जो सबसे पहला प्रकार मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये चिन्ह हम देते हैं कोई भी वाक्य अगर हम बोलते हैं, जैसे कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो, या फिर तुमने खाना खा लिया। बोलते हैं तो उस वाक्य को पूर्ण होना हमें समझ में तो बोलते वक्त आ जाता है, लेकिन लिखते वक्त कैसे ये जताना चाहिए कि वह वाक्य पूर्ण हो गया है। जब भी वह वाक्य हमारा पूर्ण हो जाता है तब वह चिन्ह देकर वह वाक्य की पूर्णता वहां पर हम बताते हैं। इसीलिए उसे पूर्ण विराम कहा जाता है, यानी कि पूर्ण वाक्य खत्म हुआ है वहां पर दिए जाने वाला ये चिन्ह पूर्ण विराम कहलाता है। दूसरा प्रकार है अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है छोटा सा, थोड़ा सा। विराम यानी कि रुकना, आराम। तो थोड़ा सा रुकना, हम जहां पर थोड़ा थोड़ा रुकते हैं ना, तो वहां पर यह अल्प विराम का चिन्ह हम देते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर दिया है, राजू, रामू, गीता, पढ़ाई पर ध्यान दो। कई बार हम एक के बाद एक कुछ फलों के, कुछ फूलों के, कुछ नामों के हम लेते हैं, हम बोलते वक्त वह नाम लेते हैं, तब उनके बीच में अंतर बताने के लिए इस अल्प विराम का हम उपयोग करते हैं। तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है विराम चिन्ह का, वह है अर्ध विराम, जो कि एक बिंदु और ये अल्प विराम नीचे दिया जाता है, उसे पूर्ण रूप में कहा जाता है अर्ध विराम। कुछ वाक्य हम बोलते तो हैं पर वह वाक्य पूर्ण तरीके से वहां पर खत्म नहीं होता, उसके बाद हम पर दूसरा वाक्य फिर से जोड़कर बोलते हैं। तब कैसे समझ में आए लिखते वक्त कि वह वाक्य वहां पर पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पर खुद पढ़े लिखे हैं, ये वाक्य हो गया है, लेकिन फिर भी वो वाक्य पूर्ण नहीं है, वह आधा है, इसीलिए उसके आगे दूसरा वाक्य है, पर लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहती, तब यह चिन्ह देकर उन्हें जोड़ा गया है। चौथा प्रकार है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न, मैंने आपसे कुछ सवाल किए या फिर आपके घर वालों ने, हम किसी से बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि सामने वाला हमसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन लिखते वक्त वह कैसे समझ में आए। लिखते वक्त जब भी हम वह वाक्य, सवाल का वाक्य लिखते हैं, उसके आखिर में यह चिन्ह देते हैं, जिसकी वजह से समझ में आता है कि वह प्रश्न है। उदाहरण, यह गाय क्या आप लोगों की है, प्रश्न चिन्ह, यानी कि फिर समझ में आता है यह प्रश्न चिन्ह है। पांचवा प्रकार है योजक चिन्ह। योजक, योज यानी कि जोड़ना, जुड़ना। कई सारे शब्द हम ऐसे बोलते हैं जो बहुत ही जोड़कर बोल जाते हैं, लेकिन लिखते वक्त वह जोड़कर लिखे नहीं जाते। कई शब्द होते हैं जैसे कि रात दिन, फल फूल, बात बात, कई सारे शब्द ऐसे बोलते हैं। तो जैसे कि उदाहरण देखिए, बात बात पर गुस्सा मत करो, रात दिन पढ़ाई करो, सुबह शाम क्या रखा है, ऐसे कई शब्द हम जोड़कर बोलते हैं, लेकिन उन्हें जोड़कर लिखा नहीं जाता। तब उन दो शब्दों के बीच में जो छोटी सी आड़ी रेखा दी जाती है, उसे कहा जाता है योजक चिन्ह। अगला प्रकार है छठा, विस्मय सूचक चिन्ह, और वह होता है एक खड़ी पाई और उसके नीचे बिंदु। विस्मय, विस्मय का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य। जब भी कोई चीज देखने पर हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। आश्चर्य कई प्रकार के होते हैं,
खुशी के मारे, किसी के प्रति घृणा प्रकट करते हुए, गुस्सा प्रकट करते हुए कई तरह से हम हमारे भाव व्यक्त करते हैं, तो उस वक्त हमारा वह विस्मय, वह आश्चर्य बोलते वक्त तो समझ में आ जाता है, लेकिन लिखते वक्त वह प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाह कितना रोमांचित करने वाला दृश्य है। वाह ये शब्द नहीं भी बोलते, सीधा हम सेंटेंस बोलते हैं कितना रोमांचित करने वाला दृश्य है, वह आश्चर्यचकित लगता क्या? नहीं। ये शब्द हमारा उद्गारवाचक शब्द है और इस शब्द के बाद यह चिन्ह दिया जाता है विस्मय सूचक चिन्ह, जो कि हमारा विस्मय प्रकट करता है, इसीलिए इस चिन्ह को कहा जाता है विस्मय सूचक चिन्ह। अगला प्रकार है सातवां इकहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा यानी कि एक, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या इकहरा उद्धरण चिन्ह इस रूप में दिया जाता है जो कि एक ही होता है, लेकिन किसी शब्द को, किसी ऐसे शब्द को दिया जाता है जो कि कुछ अर्थ प्रकट करता है या फिर कुछ अलग जानकारी देने की कोशिश होती है। जैसे कि उदाहरण देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। अब यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी ये कवि का नाम है और उन्हीं को एक उपाधि दी गई है निराला, जो कि अलग तरीके से बताने के लिए उसे इकहरा उद्धरण चिन्ह दिया गया है। कई बार हम किसी पुस्तक के, किसी जगह के कुछ अलग से नाम बताने की जब कोशिश करते हैं, लिखते हैं, तब उन शब्दों को अलग से जताने के लिए या फिर उनका महत्व स्पष्ट करने के लिए उनको यह इकहरा उद्धरण चिन्ह देते हैं। अगला आठवां प्रकार है वह है दोहरा उद्धरण चिन्ह, जो कि इकहरा उद्धरण चिन्ह एक एक होता है तो दोहरा उद्धरण चिन्ह होते हैं दो दो रूप में। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह तब दिया जाता है जब कोई उद्गारवाचक वाक्य हम लिखते हैं, जैसे कि माँ ने कहा, और जहां पर वह वाक्य शुरू होता है वहां पर ये चिन्ह देते हैं और जहां पर वाक्य खत्म होता है तब ये चिन्ह देते हैं। माँ ने कहा तुम अपना ख्याल रखना। हम जैसे कि वैसे वह वाक्य जब लिखते हैं तब उस वाक्य को इस रूप में, इस दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। अगला नौवां प्रकार है विवरण चिन्ह। एक आड़ी रेखा और दो बिंदु। विवरण यानी कि एक तरह से किसी की विस्तृत जानकारी, किसी बात की विस्तृत जानकारी अगर हमें देनी है तब इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे विशेषण के भेद। विशेषण के भेद यह जानकारी उसके प्रकार आगे लिखने के पहले वह विवरण चिन्ह दिया गया है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, यह विशेषण के भेद है। उसी तरह से अगर हम किसी बात की कोई नोट लिख रहे हैं, किसी टिप लिख रहे हैं, कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टॉपिक का नाम लिखने के बाद हम विवरण चिन्ह देकर फिर उसकी जानकारी आगे लिखते हैं। अगला प्रकार है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जो कि ये होता है गोलाकार रूप में। तो कोष्टक चिन्ह कब दिया जाता है? कई बार कुछ भाव हमारे जो व्यक्त होते हैं वह लिखते वक्त कैसे लिखे जाए, तो हमारे उन भावों को या फिर कुछ ऐसी जानकारी जो कि वहां पर दिखाई दे रही है लेकिन उन्हें सिर्फ वह भाव लिखने हैं, कुछ दृश्य लिखना है, कुछ ऐसी बातें जो कि हम सिर्फ कृति माध्यम से करते हैं वह कृति लिखनी है, तो उन्हें कोष्टक में लिखा जाता है। राम स्वरूप। अब राम स्वरूप का कहा वाक्य यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन राम स्वरूप के वहां पर कौन से भाव व्यक्त हुए थे, तो वह चौंक कर क्या बोलते हैं, बिजनेस, और फिर समझकर क्या बोलते हैं, ओह अच्छा अच्छा, यानी कि उनके जो भाव है वह कोष्टक में लिखे गए हैं। तो कोष्टक चिन्ह का उपयोग हम इस तरीके से करते हैं। आखिरी जो चिन्ह है वह है लाघव चिन्ह, एक बिंदु। हम तो बोलेंगे ये तो पूर्ण विराम की तरह है, मराठी में जो पूर्ण विराम हम देते हैं वही, लेकिन उसे कहा जाता है हिंदी में लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? कई सारे शब्द जो होते हैं अगर हमें वह बार बार लिखने होते हैं तो उन शब्दों को हम शॉर्ट में यानी कि छोटा सा करके लिखते हैं। जैसे कि पंडित का सिर्फ प और अनुस्वार लिखने के बाद ये लाघव चिन्ह देकर वह पूर्ण हो गया। डॉक्टर का डॉ लिख दिया और लाघव चिन्ह दे दिया, पूर्ण हो गया। श्रीमती की श्रीमान की जगह हम सिर्फ श्री लिखते हैं और बिंदु देते हैं, समझ में आ जाती है कि वह शब्द क्या है। तो उन शब्दों को पूर्ण रूप में न लिखते हुए छोटे से रूप में अगर हमें लिखना है तब उस लाघव चिन्ह का हम वहां पर प्रयोग करते हैं। छात्र मित्रों, ये सारी जानकारी आपको ठीक से समझ लेनी है और हो सके तो अपनी नोटबुक में आपको ये लिख लेना है। भले ही हम हमारे घर में आज बैठे हैं,
लेकिन घर में सिर्फ बैठना नहीं है, तो हमें हमारी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना है। खुश रहिए, सावधान रहिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। नमस्ते।